नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज फिर बात करेंगे बिहार की। और बिहार की बातचीत इसलिए जरूरी हो गई है क्योंकि सासाराम में तो अमित शाह की जो प्रोग्राम होने वाले थे वो वहाँ दंगे की वजह से, हिंसा की वजह से नहीं हो पाए थे, पर नवादा में वो गए और नवादा में उन्होंने जो कुछ कहा है वो बिहार के जितने भी संस्करण हैं, पटना से निकलने वाले, दूसरी जगहों से निकलने वाले, उसकी सुर्खियां बने हुए हैं। अमित शाह ने जो जो कहा है, उनके मायने क्या हैं, संकेत क्या हैं और भविष्य के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी अब तय कर चुकी है कि अब नीतीश के साथ कभी नहीं। दूसरी भी कई बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है और लालू तेजस्वी पर व्यंग करते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो यहां सीएम की कुर्सी पर नजरें गड़ाए हैं, ख्वाब देख रहे हैं, उनको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ना तो नीतीश प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और आगे तो वो सीएम भी नहीं रहेंगे। तो अमित शाह के बयानों पर भी, उनके संकेतों संदेशों पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा बिहार में जो अलग अलग जगहों पर ये सब पिछले कुछ दिनों से हिंसा की घटनाएं हुई हैं, इन पर भी चर्चा करेंगे। इनके पीछे के तत्वों को, मकसद को, मंशा को जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ सीधे पटना से जुड़ गए हैं अभिषेक तिवारी। तो अभिषेक जी को जोड़ लेते हैं और उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं सबसे चर्चित जो बयान है अमित शाह का, उस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि दंगाइयों को उल्टा लटका करके सीधा करेंगे। सीधा सीधा संदेश है बिहार की जनता को कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ ने शांत कर दिया है, बिहार की जनता ने अगर भारतीय जनता पार्टी को अवसर दिया तो यहां भी उत्तर प्रदेश की तरह पूरी तरीके से शांति बहाल कर दी जाएगी। एक बहुत बड़ा संदेश है बिहार की जनता के लिए। अगर इस पूरे स्पीच को ठीक से डिकोड करें तो इसके एक नहीं कई राजनीतिक मतलब हैं सर। एक साथ उन्होंने कई लक्ष्य साधे। बिहार में बहुत दिनों से ये मानना है लोगों का कि बांग्लादेशियों का इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा है। बांग्लादेशी बहुत ज्यादा बांग्लादेशी मुसलमान आए हैं, उससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हुई है। ये जो पूरे पीएफआई के एनआईए के द्वारा रेड, पीएफआई पे रेड हुए थे बिहार में, उस संदर्भ में देखा जाए, हालिया नहीं, ये लगातार पिछले 2 सालों से जिस प्रकार से बिहार में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, लगातार घटनाएं हो रही हैं, इन सब के दृष्टिकोण से देखिए देखिए इस बयान के बाद 2 चीजें हुई है बिहार में। हिंदू तो बड़ा खुश है, लेकिन पता नहीं क्यों एक विशेष वर्ग को लग रहा है कि ये कम्युनल बयान है। और इससे आप देख सकते हैं कि अक्रॉस पार्टी लाइन देखिए, चाहे वो जदयू हो, राजद हो, बड़ा सदमे में है कि उन्होंने सीधे सीधे एक वोट बैंक पे, जो उनका फिक्स्ड वोट बैंक है, दंगा में उन्हीं लोगों की संलिप्तता, ऐसा लोग क्यों मान के चलते हैं कि उन्हीं लोगों की संलिप्तता है और दंगाइयों को उल्टा करके सीधा कर देंगे, उल्टा लटका के सीधा कर देंगे, इसके मायने ये क्यों निकाले जा रहे हैं कि शांति दूतों पे कार्रवाई होगी। इसके मायने इसीलिए ऐसा निकाले जा रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने यही किया। दूसरा, ये राजनीतिक बयान भी था कि देखिए, आपको अगर अच्छा लॉ एंड ऑर्डर चाहिए तो आपको बीजेपी लाना पड़ेगा। आपके पास आपने जाति-जाति बहुत खेल ली। अब बिहार बिहार सोचिए, बिहारियों के बारे में सोचिए। और इसी वजह से ये सोचा-समझा बड़ा कैलकुलेटेड बयान मैं कहूँगा, क्योंकि पिछले 4 महीने से मैंने आप ही के चैनल पे कहा था कि अमित शाह जी ने बिहार का कमांड अपने हाथों में लिया है और तब से लगातार बिहार में दौरे हो रहे हैं।
मूलभूत स्ट्रक्चर जो दशकों से बिहार का चला आ रहा था राजनीतिक रूप से, उसमें बिहार बीजेपी ने बड़ा जबरदस्त बदलाव किया अपने आप में। एक ढर्रे पे जो बीजेपी चली आ रही थी, उससे इतर जाकर के बीजेपी अब खुद के बारे में सोच रही है और नए युवा लोगों को भी एंट्री लगातार दी जा रही है। इसमें अ, लौकुश समाज से, यादव समाज से, सवर्ण समाज से सभी को बहुत सोच समझ के लाया जा रहा है और इनके अलायंस पार्टनर के कब कितने कैसे चाल चलने हैं, इस पे कल हमने रात को भी एक डिटेल शो किया था अजीत झा जो बिहार के ही विश्लेषक हैं उनके साथ, जिसमें ये हम लोगों ने समझाने का प्रयत्न किया था कि कैसे अपने अभी कई तुरुप के पत्ते अमित शाह जी ने छुपा के रखे और चले ही नहीं है वो कार्ड ठीक इलेक्शन से पहले चलेंगे। जी। और अमित शाह का जो दूसरा बयान है नीतीश के बारे में, प्रधानमंत्री पद के बारे में, अब देखिए इस बयान को तो मुझे लग रहा है 2019 में भी कहा गया था और खुद नीतीश कुमार जी के द्वारा कहा गया था कि अभी तो प्रधानमंत्री पद के लिए किसी की वैकेंसी नहीं है, ये तो सोचना ही नहीं चाहिए। ये बयान नीतीश कुमार का है कि आने वाले 5-10 साल नरेंद्र मोदी को कोई हिला सकता है, उन्होंने काम ही कुछ ऐसा किया है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार कह रहे थे कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का कार्य इतना अभूतपूर्व है, कितना बिहार आगे चला गया, कितना बिहार को विकास दिया है नरेंद्र मोदी ने। तो स्थिति देखिए आप पार्टी जरूर स्विच कर लेंगे, आपके पास अब मुद्दा एक ही है कि बीजेपी एक कम्युनल पार्टी है। लेकिन ये जो मुद्दा है आपके लिए कि बीजेपी कम्युनल पार्टी है, ये टेक्निकली जो है हिंदुओं के लिए अब सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि हिंदू देख रहा है कि कम्युनल तो आप हैं। अभी मैं आपको एक आपके दर्शकों को एक चीज दिखाऊं बड़ा जबरदस्त स्क्रीन पे। अब आप देखिए कि बिहार पुलिस की स्थिति, बिना हेलमेट के बाइक चला रहा था युवक, भागा तो पीछा करके गोली मार दिया, एएसआई गिरफ्तार, पूरी चेकिंग टीम सस्पेंड। ये क्यों है? क्या ये अच्छा लॉ एंड ऑर्डर वाला विभाग कर सकता है? जिसकी पुलिस ठीक ठाक काम करती हुई ये सोच भी सकता है इस प्रकार की कार्रवाई करना? और मेरा इससे बड़ा प्रश्न है, अगर उस आदमी ने हेलमेट की जगह जालीदार टोपी पहना होता तो क्या गोली चला पाते ये एसआई साहब? ये खुद मुसलमान है, नहीं चलाते ना। तो बिहार में सेकुलरिज्म के नाम पे जो कम्युनलिज्म फैल रहा है वो ज्यादा घातक है और हिंदू समाज बड़ी जल्दी जाति के बंधन को तोड़ के, नहीं ठीक है, इसमें अब लोग कहेंगे कि भैया यादव तो नहीं टूटेगा, निसंदेह नहीं टूटेगा। कब नहीं टूटेगा? विधानसभा में जब उनको दिखेगा कि तेजस्वी को सीएम बनाना है, लेकिन लोकसभा में 100% यादव साथ में नहीं होंगे, कुछ टूटेंगे। अभिमन्यु के नाम पे टूट जाएं, आप हुकुमदेव नारायण यादव के नाम पे कहें, नित्यानंद राय के नाम पे कहें, या फिर आप कहें रामकृपाल यादव के नाम पे, तो ऐसा तो नहीं एक चंक में तो टूटेगा ही टूटेगा, 10% ही टूटे, मगर आपको टोटल लॉस अगर टेक्निकली हम लोग बात करें इलेक्शन के दृष्टिकोण से 20% का है, लॉ कुछ समाज तो गारंटी टूटेगा। तो ऐसे में नीतीश कुमार को भी पता है कि जदयू और आरजेडी का पलड़ा लोकसभा में टेक्निकली भारी नहीं है, विधानसभा में हो सकता है। और इसी वजह से अमित शाह जो है अभी से सिर्फ लोकसभा नहीं विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। नए पन्ना प्रमुख इन लोगों को जिम्मेदारियां दी जा रही है, मेक श्योर किया जा रहा है कि जो बीजेपी माइंडसेट का वोटर है, आप जाइए देखिए उसका वोटर आईडी कार्ड अपडेटेड है कि नहीं, वो है कि नहीं, ये सब काम अभी से हो रहा है। और ये अच्छी बात है क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस मामले में बीजेपी लैग कर रही थी। हमने लगातार विधानसभा चुनाव में ये बात आपके भी चैनल पे, जयपुर डायलॉग्स पे, और अपने चैनल पे भी हम लोगों ने ये बात लगातार रखी थी। जी अमित शाह ने जो बातें कही हैं, उनको एक बार मैं अंडरलाइन करता हूं और जी दर्शकों को भी बताता हूं। उन्होंने ये कहा कि पीएम की पोस्ट खाली नहीं है, तीसरी बार भी जनता ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला कर लिया है। एक व्यक्ति
पीएम बनने का ख्वाब देख रहा है, दूसरा उनकी जगह सीएम बनने का ख्वाब देख रहा है। और उन्होंने लालू जी को संबोधित करते हुए कहा कि आपको बता देता हूँ, ये व्यक्ति कभी पीएम नहीं बन पाएगा और आगे सीएम भी नहीं रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि बिहार की जनता को भी एक तरीके से उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए अभी से बता दिया है कि मोदी जो हैं वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अगर कहीं कोई उनके दिमाग में डाइवर्जन का ख़्याल है, जो नीतीश बाबू की तरफ से या लालू परिवार की तरफ से चलाया जा रहा था, लालू ने और इन लोगों ने तो कह दिया था कि हम तो नीतीश कुमार के दिल्ली जाएँ, वो वहाँ पीएम बने, इसकी आकांक्षा रखते हैं, सद्भावनाएँ रखते हैं। तो इनको भी संदेश, बिहार की जनता को भी संदेश कि अपने वोट का बँटवारा ना करें और दिमाग में रहे कि तीसरी बार भी मोदी ही प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। हाँ, इसके 2-3 राजनीतिक संदेश हैं ओमकार सर। देखिए, पहला संदेश तो इस प्रकार से हम सोचें कि उन्होंने मेक श्योर किया कि 2024 में हमारी ही सरकार बन रही है, कंफर्टेबल बन रही है, अच्छे मेजॉरिटी के साथ बन रही है। हालाँकि अगर आप राजनीतिक रूप से बायस्ड कहीं नहीं है, तो हर एक आदमी जानता है कि 2024 में कम से कम नरेंद्र मोदी सरकार नहीं जा रही है। इस बात की संभावना कम से कम 1 साल पहले, क्योंकि ऐसा कोई ह्यूज एंटी इनकम्बेंसी किसी चीज़ को लेकर के मोदी सरकार के प्रति नहीं है। और मैंने बार-बार कहा है कि जब यूपी, गुजरात, एमपी, राजस्थान जैसे स्टेट ही आपको ऑलमोस्ट 200 के आसपास का और महाराष्ट्र मार्क दे रहे हैं, उसमें बिहार और बंगाल थोड़ा-सा ऐड हो जाएगा और बाकी चीज़ें, तो कंफर्टेबल सरकार बन जा रही है। तो फिर बचता ही नहीं है विकल्प। अब इसका दूसरे राजनीतिक मतलब ये भी है कि नीतीश कुमार के लिए उन्होंने कह दिया कि देखिए, एक बार फिर से आपको पुनः बता रहा हूँ कि अब आपकी एंट्री बीजेपी में नहीं हो रही है। जो देखिए, अमित शाह जब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं तभी इस प्रकार की बातें करते हैं। ग्राउंड से मिले फीडबैक, हमारी भी लगातार फीडबैक जाती रहती है। मुझे लगता है कि बिहार में आज के समय में लोकसभा की स्थितियों को देखें, तो महागठबंधन के लिए कहीं से शुभ संकेत नहीं है। तो अमित शाह जानते हैं कि सरकार तो हमारी बन रही है, लेकिन उन्होंने लालू पुत्र तेजस्वी यादव को भी बता दिया कि जो तुम ये सोच रहे हो कि जब ये आदमी सीएम अभी है, तो पीएम बनेगा तो छोड़ देगा 1 साल पहले, ऐसा नहीं है, पीएम बनने ही नहीं जा रहे हैं। अब रह गई आपकी बात, तो कम से कम 2025 में नीतीश कुमार नहीं रहेंगे सीएम, उन्होंने ये भी कह दिया। इसका मतलब ये है कि ये कार्यकर्ताओं को भी था बीजेपी के लिए कि अब आप तैयारी शुरू कर दीजिए 2025 की ही अभी से। जी। अमित शाह के एक बयान पर और अभी बात करते हैं, उसके बाद फिर दूसरे विषय पर जाते हैं। उन्होंने जी। कहा कि 30 साल पुराना गठबंधन नीतीश बाबू ने 24 घंटे के भीतर तोड़ दिया, कुछ सेकंड में तोड़ दिया और दूसरी बार तोड़ा। हुँ। और उसके बाद आरजेडी और 6 दूसरे दलों के साथ मिलकर के एक नया गठबंधन बना लिया। और इसके बाद अमित शाह ने कहा कि अब हम नीतीश कुमार से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। हुँ। उनका संकेत अपने मतदाताओं के लिए है कि अब कन्फ्यूजन में ना रहे, जितना उनको मौका देना था नीतीश कुमार को हमने दे दिया। अपनी तरफ से सदाशयता दिखाई थी हमने, लेकिन उन्होंने तो 30 साल पुराना गठबंधन कुछ ही सेकंड में तोड़ दिया, केवल सीएम बने रहने के लिए। और ऐसे दलों के साथ उन्होंने गठबंधन बनाया जिनको वो छोड़ करके आए थे 2015 के बाद 2017 में। हुँ। तो मतदाताओं में कोई कन्फ्यूजन ना रहे नीतीश को लेकर के, इसलिए ये साफ-साफ ऐलान किया गया है। अ, यस, ये दोनों है सर। मतदाताओं में कन्फ्यूजन ना रहे, ये तो क्लियर है। और बिहार बीजेपी के कैडर में भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि अब हम वापस नीतीश कुमार के साथ जाएंगे। इसका एक और मतलब है कि उन्होंने बिहार कैडर और बिहार के बीजेपी के जितने लीडर हैं, उन्होंने कह दिया कि भैया अब नीतीश कुमार पे आप फुल फ्लेज जाकर के अटैक कीजिए।
राजनीतिक रूप से अब तक नीतीश कुमार पे अटैक करने से बिहार बीजेपी बचती रही, लेकिन अब उनका इशारा साफ था कि अब कोई इस प्रकार का संकोच न रखे और सरकार पे पूरी तरह से हमलावर रहे और नीतीश कुमार पे स्पेसिफिक टारगेट रखे। जी। दूसरे मैं ये भी जानना चाहूंगा कि ये जो बिहार में हिंसा हुई है कई जगहों पर, हम्म, इसके लिए ये कहा जा रहा है कि समय रहते सरकार ने और मुख्यमंत्री ने जो स्टेप उठाए जाने थे नहीं उठाए। जो सजगता सतर्कता बरतनी चाहिए थी, सावधानी बरतनी चाहिए थी, और पुलिस प्रशासन को समय रहते जिस तरह के दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए थे वो सब नहीं दिए गए। क्या ये हिंसा होने दी गई, और अगर होने दी गई तो इसका मकसद क्या था, ये जरूर समझाने की कोशिश करें। देखिए, जब से बिहार के चीफ सेक्रेटरी बने हैं, अ, जो बिहार के इस वक्त करंट में चीफ सेक्रेटरी हैं वो एक मुसलमान है और ये लगातार आमिर सुबहानी पे आरोप लगता रहा है कि आमिर सुबहानी के बाद ये सरकार बिल्कुल फुल फ्लेज्ड होकर के मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है। जिस इलाके में अभी ब्लास्ट हुआ है सासाराम में, ऐसा नहीं है उसी इलाके में 2021 में पुलिस बल पे पथराव हुआ था। तो क्या पुलिस बल को पता नहीं था कि ये संवेदनशील एरिया है? पता था। तो किसके इशारे पे ये सारा चीज चुप्पी रखा गया? कौन है इसके पीछे? बिहार पुलिस के डर से, चूंकि मनीष कश्यप को ऐसी चीज में ऐसी धाराएं बना करके अरेस्ट किया गया कि बिहार में जितने डिजिटल ग्राउंड रिपोर्टर यूट्यूब पत्रकार हैं उन्होंने इस पूरे संवेदनशील मामले को कवर ही नहीं किया। एक डर का माहौल पुलिस ने बनाया है, यानी दो तरह से कंट्रोल हो गया। आप देखिए, डिजिटल मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तो आप ऐड के जरिए कंट्रोल कर लेते हैं, वो तो वैसे ही सरकार के से डरे रहते हैं। एक यही सोशल मीडिया तो था जो सरकार के नियंत्रण से बाहर था, जो बेबाक था, जो नहीं डरा हुआ था। तो एक साथ बिहार पुलिस ने कई निशाने साध लिए। लेकिन अब ये लड़ाई जो है, भविष्य में बिहार पुलिस की इमेज को कितना डेंट करेगी, इसका उदाहरण आपको देखना हो तो अब आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। जो छीछा लेडर बिहार पुलिस की हो रही है, बिहार सरकार की हो रही है, आने वाले समय में इट विल बी अ वेरी मच टफ बैटल फॉर बिहार पुलिस एज वेल एज फॉर नीतीश कुमार। क्योंकि जो कुछ भी इस वक्त बिहार में चल रहा है, किसी भी न्यूज को आपको सप्रेस करना है दूसरे अंदाज में। अभी आज भी जब एक ब्लास्ट हुआ तो बिहार पुलिस का एक हास्यास्पद स्टेटमेंट था कि पटाखा था। आप मुझे बताइए सर, पटाखे का 2 मीटर का जो है वो लगभग 2 मीटर के रेडियस में उसके मकान पे छाप पड़ गया। हाँ? अच्छा, दलित के इलाके में पटाखा फूटा है, ऐसा भी नहीं है। तो ये आप देखिए कि इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे। ये पूरा रोहतास जिला या फिर जो नालंदा ये है, मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि अभी अमित शाह ने अपना ट्रम्प कार्ड खेला ही नहीं। उस ट्रम्प कार्ड का नाम है आरसीपी सिंह। जब चुनाव होंगे, इनफैक्ट जब एकदम चुनाव होने वाले होंगे, तब वो इस ट्रम्प कार्ड को चलेंगे। मैं बता दूं आपके दर्शकों को कि जब आरसीपी सिंह जदयू के जदयू के अध्यक्ष रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष नहीं, तब उन्होंने बिहार के हर जिलों में अपने लोगों को नियुक्त किया था। अपने लोग मतलब जो आरसीपी सिंह के करीबी थे। अभी उनको साइडलाइन कर दिया गया है, मगर वो है तो जदयू में। जिस दिन वो ट्रम्प कार्ड चलेंगे, एक साथ आप देखेंगे कि पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला उपाध्यक्ष, पूर्व जिला महासचिव, फलाना ढिमकाना एक साथ जदयू से टूट रहे हैं। उसके बाद देखिए, ये पूरा खेल माइंड गेम का है। जो मनोबल पे असर पड़ेगा जदयू के, वो देखने लायक होगा। और उसके बाद ये देखने लायक होगा कि आरजेडी और जदयू के अलायंस में जदयू को आरजेडी कितनी सीटें ऑफर करती है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर इक्वल सीटें ऑफर करती है, इसका मतलब यह है कि महागठबंधन के हार की पहली कहानी वहीं से लिख दी गई है। राजद जितने ज्यादा, जितने अधिक सीटों पे लड़ेगी, मजबूती से लड़ेगी। और जदयू को अगर इस फॉर्मूले पे ले गए कि जदयू को 17-17 टाइप का डिवाइड करे, तब आप मान के चलिए कि वो जदयू बड़ी मुश्किल से 1 या 2 सीट निकालेगी, बाकी सभी सीटें हारेंगी। जी। एक प्रश्न आया है
इस समय स्क्रीन पर है। हो सके तो ओमकार जी एक प्रश्न ले लें, क्या प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव के पूर्व कांग्रेस, वामदल, ओवैसी, खान सर, कश्यप के साथ मिलकर के एक इंद्रधनुषी गठबंधन बना सकते हैं? देखिए, ये सब अभी डे ड्रीमिंग वाली बातें हैं। पहली बात तो मैं अपने चैनल के माध्यम से और दूसरे चैनल पे, ठीक है ये लालू प्रसाद यादव या फिर नीतीश कुमार पे अटैक कर रहे हैं लगातार प्रशांत किशोर, लेकिन इनकी बातों से जो वोट बैंक प्रभावित होगा वो बीजेपी का वोट बैंक प्रभावित होगा। बुद्धिजीवी वर्ग, मुसलमान या यादव इनमें से प्रभावित नहीं होगा। उसको विकास से कभी मतलब नहीं रहा। उसको ये मतलब रहा है कि लालू यादव जी के बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाना है, बहुत क्लियरली मैं बोलूं तो। लेटर ऑन जो भी अभी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और दूसरी बात अभी तो डेटा वगैरह ये कर रहे हैं, और खान सर हो गए या फिर मनीष कश्यप मुझे नहीं लगता कि एक इंद्रधनुषी किसी राजनीति में पड़ेगा। अगर मनीष कश्यप को राजनीति करनी होगी, मैं आज ही बताता हूं, वो जब राजनीति करेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए करेगा या भारतीय जनता पार्टी में जाके करेगा, अगर फ्यूचर में उसको करना रहा तो। दूसरा, खान सर ने अभी तक पॉलिटिक्स में आने की कोई इच्छा ही बात नहीं है, तो इस बारे में अधिक बात करना मुझे लगता है कि कोई मतलब नहीं है, वो टाइम वेस्ट होगा अभी। हाँ, प्रशांत किशोर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने तो अभी पार्टी ही नहीं बनाई है। पार्टी बनाना, और मैं एक बात मानता हूं, बिहार में चुनाव जीतने के लिए आपको कैडर की जरूरत है। दिल्ली चुनाव नहीं है कि अरविंद केजरीवाल एक झोंके की तरह आए और चुनाव जीत के चले जाएंगे। ये बिहार में नहीं हो सकता बापू, ये किसी और स्टेट में, बिहार और उत्तर प्रदेश में ये चीजें नहीं हो सकती। बिहार और यूपी में आपको चाहिए कैडर। अगर कैडर नहीं तो आपकी हालत बसपा जैसी हो जाएगी, आपकी हालत जो है पप्पू यादव जैसी हो जाएगी। जी, ये समझना चाहेंगे कि ये रामनवमी शोभा यात्राओं को निशाना क्यों बनाया जाने लगा है, न केवल बिहार में बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में, और लगातार बनाया जा रहा है, और इसकी तीव्रता बढ़ती जा रही है। क्योंकि सर शोभा यात्राओं की भी तीव्रता हिंदू जागरूकता के बाद बढ़ी है। आप पिछले 30-40 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। आप बताइए सर, क्या 1995, 96, 97, 98 में उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार से रामनवमी में शोभा यात्रा निकलती थी? 2005 में जब कांग्रेस का रूल था सेंटर में, और यहाँ समाजवादी और बसपा का शासन था, तब 2005, 6, 7 इस प्रकार से मैसिव नहीं निकलती थी। हिंदू के अंदर एक अलग तरह का ऊर्जा का मैं संचार देखता हूं 2014 के बाद, क्योंकि राजनीति को भी मैं भी 2002 से तो फॉलो कर ही रहा हूं। मैं बहुत दिनों से भले ना फॉलो कर रहा हूं, मगर पिछले 20 साल से तो फॉलो कर रहा हूं। और जो एक एनर्जी लेकर के आए हैं नरेंद्र मोदी, वो बहुत अलग है। देखिए, नरेंद्र मोदी को मैं सिर्फ भाजपा का एक नेता नहीं मानता। जब नरेंद्र मोदी केदारनाथ के मंदिर में जाते हैं, ठीक चुनाव से पहले, और साधना में अ, लीन होते हुए उनकी एक तस्वीर बाहर होती है, इसका एक, आप सिर्फ फोटो देख करके वो मैसेज नहीं, इसका एक बड़ा व्यापक मैसेज है। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर के ये आदमी एक पल के लिए भी संकोच में नहीं रहा है कि ये मैसेज एक प्रधानमंत्री दे रहा है। दुनिया देखे कि हाँ प्रधानमंत्री एक साधक है, दुनिया देखे कि हाँ ये प्रधानमंत्री एक योगी है, दुनिया देखे कि हाँ मैं महादेव के मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा हूं। इसमें कुछ लोग को बात चुभती है कि अरे बनारस की गलियों में बहुत सारे मूर्तियां तोड़ दिए गए। मैं इसको दूसरे तरह से देखता हूं सर। बनारस के उस वक्त, चूंकि मेरा बनारस बहुत दिनों से आना जाना है, नाली के पास अगर महादेव की कोई मंदिर, छोटा मूर्ति है रखा हुआ, और उसमें शौच का पानी जा रहा है, तो आप उसको शुभ मानेंगे या अशुभ मानेंगे? उसको स्थानांतरित कीजिए या फिर जो भी करना हो। और हमेशा जीर्णोद्धार में पुराना ढांचा टूटता है, नया ढांचा बनता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसी प्रकार से आप, नरेंद्र मोदी एकदम से हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और खुल के करते हैं, और साथ में बड़ा अच्छा बैलेंस भी रखते हैं दुनिया में। तो मुझे ये लगता है कि ये जो पूरा एक समुदाय है जिसको आप लोग शांति दूत से हम लोग डिनोट करते हैं, नरेंद्र मोदी के आने के बाद इन्हें सबसे ज्यादा टेंशन इस बात का हुआ है कि कैसे हिंदू इतनी बड़ी बड़ी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं,
और इन शोभा यात्राओं से जो एक मैसेज है जो जाता है पूरे भारत में, पूरे बिहार में, आप देखिए सिर्फ शोभा यात्रा रामनवमी पे नहीं हो रहा है ना सर, हनुमान जयंती हो, दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, लक्ष्मी पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, जब भी शोभा यात्रा निकले इस प्रकार की वारदात हो रही है। और तर्क ये दे रहा है कि मुस्लिम इलाके से निकला निकला था, अलग तरह के नारे लग गए। इस देश में मुस्लिम इलाके किसने पैदा कर दिए? अगर दो देश पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान देने के बाद भी इस देश में मुस्लिम इलाके हो गए और वहां पे हिंदुओं को जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट की अब हो सकता है भविष्य में आवश्यकता पड़े, तब तो सीरियस सिचुएशन। और तब आपको नरेंद्र मोदी जैसा ही नेतृत्वकर्ता सेनापति चाहिए जो खुल के प्रतीकात्मक राजनीति करे। जी। भय बिन प्रीत न होई गोपाला, ये तो बहुत पुरानी उक्ति है। हम्म, तो जिन जिन राज्यों में सख्ती होने लगी है वहां तो जिन्होंने आपको अभी शांति दूत बताया है वो वाकई शांत हो गए हैं। भले ही रणनीतिक तौर पर शांत हुए हों तब तक के लिए, जब तक के शासन जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन ओवरऑल क्या इसलिए बौखलाहट बढ़ी है इन शांति दूतों की क्योंकि पॉलिटिक्स का नैरेटिव ही चेंज हो गया है भारत में। और जो कभी हिंदुओं के खिलाफ लाइन लेते थे वो अब हिंदुत्व की बात करते नजर आने लगे हैं। जो बिल्कुल। लोग ये कहते थे कि राम मंदिर की जगह अस्पताल खुलवा देना चाहिए, बनवा देना चाहिए, वो अब ट्रेनें भर भर करके दिल्ली से दर्शनों के लिए लोगों को भेजते हैं, उसका खर्चा खुद उठाते हैं। तो ऐसे लोगों का भी अब अप्रोच और नैरेटिव बदल गया है। मैंने एक बात कही थी बहुत पहले, आई थिंक 4-5 साल पहले एक कॉन्क्लेव में था तो, कि हिंदू 15 साल आंख पे पट्टी बांध के, आपको अंधभक्त कहा जा रहा है कोई बात नहीं, आंख पे पट्टी बांध के 15 साल भाजपा को ये स्टेट में और सेंटर में वोट कर दे बिना कोई सवाल किए, ये सॉफ्ट है, हिटलरगिरी नहीं कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे हैं, वो सब मत सोचिए। आप 15 साल वोट कर दीजिए। अभी एक दो जनेऊधारी आपको और देखेंगे कि जो विधवा की तरह एक रहती थी उत्तर प्रदेश की बेगम, वो आजकल बिंदी लगा करके नवरात्रि में बच्चियों को खिला रही है। ये तो आपको उदाहरण मिल ही गए हैं। आप देखेंगे आने वाले समय में पूरा राजनीति, जिस प्रकार से 2019 का चुनाव याद कर लीजिए, कोई भी आदमी जो है वो इफ्तार नहीं दे रहा था 2019 के चुनाव में, इस डर से कि नहीं वोट, हिंदू वोट चला जाएगा। इसीलिए ये जरूरी है कि आप मोदी को वोट। देखिए, मैं गुजरात में भी वायलेंस हुआ, लेकिन गुजरात से दूसरी भी तस्वीरें आई जो पुलिस ने कार्रवाई की। क्या वैसी तस्वीरें आपको बिहार से दिखी, बंगाल से दिखी? बात यह नहीं कि दंगा हो जाए, बात यह है कि सत्ता का संरक्षण किसको प्राप्त है, और उस सत्ता के संरक्षण के लिए किस प्रकार से एक वोट बैंक का सत्ता गुलाम बन जाए, वो डेंजरस चीज है। नरेंद्र मोदी सरकार कभी किसी वोट बैंक की गुलाम नहीं रही है, यह मानना पड़ेगा आपको। तो चीजें हैं। मैं जानना चाहता हूं कि 2014 और 2019 इन दो चुनावों ने, इनके परिणामों ने एक बात तो साफ कर दी है कि जो बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं, हिंदू हिंदू संस्कृति को पसंद नहीं करते हैं, राष्ट्रवाद को पसंद नहीं करते हैं, उनके वोट के बिना भी सरकार बन सकती है। और 2017 और 2022 में उत्तर प्रदेश के नतीजों ने भी ये साफ कर दिया है कि इनके वोट के बिना भी सरकारें बनाई जा सकती हैं। तो ये जो मुस्लिम परस्त पार्टियां हैं, ये इन चीजों को कब समझेंगी? वो देखिए, एक होता है डायलेमा में रहना, इल्यूजन में रहना। अभी जो है ये जितनी क्षेत्रीय दल हैं, इनका प्रारब्ध इसी बात से हुआ था, इनकी सोच में ये बसा था कि यहाँ की मुसलमान पॉपुलेशन और प्लस मेरा कास्ट मुझे वोट करते, मैं सत्ता में आ जाऊंगा। ये डायनेमिक्स बदल गया है। अब
मुसलमान वोट का मोह इतने दिनों से लगा हुआ, वो छूट नहीं रहा। वो छूटेगा तब तो आप राजनीति कीजिएगा इस प्रकार की। और देखिए, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मुझे लगता है कि 2024 के बाद इस देश की राजनीति और सोच पूरी तरह से बदल जाएगी। और आखिर में ये जानना चाहूंगा, ये जो मोहन भागवत साहब जो हैं और उनके जो शिष्य लोग हैं, वो कभी डीएनए की बातें करने लगते हैं, कभी अ, दूसरे ही राग अलापने लगते हैं। अभी 2 दिन पहले भी उनका एक बयान आ गया। ये कंफ्यूज हैं, या इनको लगता है कि हम अगर अच्छी-अच्छी बातें करेंगे तो उनका कोई नज़रिया बदल जाएगा आरएसएस के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति? आप देखिए, ये कंफ्यूज्ड भी हैं और ये सोचते भी हैं कि नज़रिया बदल जाएगा। देखिए, समय के साथ हर चीज़ में बदलाव की आवश्यकता है। बीजेपी में भी बदलाव हुआ है, बीजेपी की आइडियोलॉजी एग्रेसिव हुई है। मुझे लगता है कि संघ में भी कुछ मूलभूत परिवर्तन की टॉप लीडरशिप में आवश्यकता है। आप देखिए कि होसबोले साहब ने कहा था अभी कुछ दिन पहले कि जो डेमोग्राफी बदल रही है, उस पे बात करने की आवश्यकता है। डेमोग्राफी के अलावे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो जो आरएसएस के कोर मुद्दे थे, उस पे उन्होंने बात की है। लेकिन आप देखेंगे इस कोर मुद्दों से भागवत साहब बहुत दूर जा चुके हैं। सेम डीएनए, जबकि ये बातें युवाओं, देखिए एक जनरेशन गैप होता है। तो जो पिछले 20-30 सालों का आप देखिए, जो जिसकी उम्र 20 से 30 साल या 35 साल के बीच की है, वो बड़ा एग्रेसिव हिंदू बनता जा रहा है। उनको ये बातें न केवल बुरी लगती हैं, बल्कि क्रोधित करती हैं आरएसएस के प्रति। और ये आरएसएस के लिए शुभ संकेत नहीं है। आरएसएस अपनी इन नीतियों में जितनी जल्दी बदलाव करे वो ठीक, वरना मुझे लगता है कि वो समय दूर नहीं है जब आरएसएस भी जो है वो बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि आरएसएस से लोगों का मोह बहुत तेजी के साथ भंग हो रहा है। लोग किसी दूसरे संगठन को बना ले रहे हैं या दूसरे संगठनों में ज्वाइन कर ले रहे हैं, पर आरएसएस में अब लोग ज्वाइन करना कम कर चुके हैं। सुगंधा का एक सवाल है, ओमकार जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड और वक्फ बोर्ड का क्या स्टेटस है? सुगंधा बहन, देखिए, एक तो वक्फ बोर्ड पे अभी कुछ 123 प्रॉपर्टियां थी, उसको सेंटर ने दिल्ली में जो है वो सील भी किया था, जो कि कांग्रेस के समय दी गई थी। वक्फ बोर्ड पिछले, एक्चुअली देखिए तो पिछले 1 साल से ही चर्चा में है। बीजेपी क्या करती है? देखिए, बीजेपी की राजनीति को समझना पड़ेगा। बीजेपी चाहती है पहले कोई मुद्दे को लेकर के स्वयं जागृति आने लगे। हालांकि उस नैरेटिव को अंदर अंदर पुश बीजेपी ही करती है। अगर आप देखिए कि ये खबरें कहां चली, 5 जन्या में चली सबसे पहले, या बीजेपी समर्थित पोर्टल से निकली। उसके बाद वो नैरेटिव बनाते हैं। एक बार जब हिंदू मेंटली तैयार हो जाता है और हिंदू समाज मांग करने लगता है कि अबॉलिश करो, अबॉलिश करो, अबॉलिश करो, आप देखेंगे कि आने वाले समय में वो बीजेपी का प्राइम चुनावी मुद्दा हो जाएगा। राम मंदिर तो बन गया, बीजेपी को भी तो आगे स्टेप लेने हैं ना। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सोच इतनी थी कि राम मंदिर बन गया तो बीजेपी की राजनीति खत्म। क्योंकि हिंदुत्व का मुद्दा तो उनको रखना ही पड़ेगा कोर में। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, आने वाले समय में पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट और वक्फ बोर्ड, इन तीनों पे आप कार्यवाही देखेंगी जरूर। और अंत में एक अपील, 9:30 बजे अभिषेक तिवारी शो होता है, डेली होता है। आप में से जितने लोगों ने अभी तक उनको ज्वाइन नहीं किया है, उनको सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी करीब करीब 20-25 मिनट हैं उनके शो में, तो आप लोग वहाँ ज़रूर जाएं, लाइक करें, फॉरवर्ड करें। और अभिषेक तिवारी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं कई फ्रंट पर, लोगों को जागरूक करने के लिए भी। और पिछले दिनों तो उन्होंने 1 लाख लोगों का नेतृत्व किया रामनवमी के मौके पर, तो उनको सपोर्ट भी करिए। अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय निकालने के लिए। थैंक यू बहुत सो बहुत मच। धन्यवाद सर। जब आप लोग इस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं तो सही बोलता हूँ, मन बड़ा प्रफुल्लित होता है। लगता है कि सनातन धर्म के प्रति जो मैं कर रहा हूँ जिस निष्ठा के साथ, शायद उसमें थोड़ा बहुत सफल हो जाऊं। 1% भी अगर मैं योगदान दे पाऊं अपने जीवन में, तो बस उससे ज्यादा क्या चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
बहुत धन्यवाद अभिषेक, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमस्कार।